जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एमसीक्यू के चौथे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अभी हम लोग एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए साइंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कौन से साइंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो सर ग्रुप डी 2022 में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे मित्र। बिल्कुल उसी कड़ी में हम लोग का आज का ये जो क्लास होगा वो आपका चौथा क्लास होगा। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से जाकर के ले सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के द लॉजिकल साइंस सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम जो चैनल है, और वहां पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी पीडीएफ और क्लासेस होती है उसको आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन है कि एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि मानक ताप दीप्त बल्बों के स्थान पर सीएफएल बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और फिर चौथा ऑप्शन है कि सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे सवाल करा जा रहा है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए, यानी कि जो आपका कोल और पेट्रोलियम सब्सटेंसेज है, जो कोल और पेट्रोलियम आप कह सकते हो सर संसाधन है, उसको संरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमको इन चारों ऑप्शन में से क्या नहीं करना चाहिए? मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम का हमारे डेली लाइफ से क्या यूज है और हम लोग इसको डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे आज के समय में, क्योंकि आज तो दौर नहीं रहा कोयला से हम लोगों को हीट मिलेगी, ऐसा वाला दौर तो आज नहीं है। हमारे पास तरह तरह के अत्याधुनिक मशीन आ गए हैं जो कि क्या होते हैं सर, अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। फिर आज के समय में हमारा जो लाइफ है वो कोल और पेट्रोलियम पे कैसे डिपेंड करता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग कोल और पेट्रोलियम की बात करते हैं, जब हम लोग कोल और पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हमारे पूरे देश में वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए, वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या चाहिए होती है सर? पेट्रोलियम सब्सटेंसेज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है सर? पेट्रोलियम सब्सटेंसेज चाहिए होती है। मेरे मित्र, अगर आपको किसी अन्य स्टेट से कोई चीज मंगाना है तो आप किसके थ्रू मंगाओगे? आप कहोगे सर बाई ट्रांसपोर्ट वो आएगा। ट्रांसपोर्ट किस पे चलेगा? तो सर पेट्रोल पे चलेगा। ध्यान देना कि अगर हम लोग बात करेंगे कोल की तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर कोल से बेसिकली हम लोग हीट एनर्जी प्राप्त करते हैं, यानी कि उष्मीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मेरे मित्र, ध्यान में रखना कि अभी के समय में जो बदलता युग है सर, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबिलिटी खोजते हैं सर, आराम खोजते हैं। थोड़ा सा पैसा होता है सर, हम लोग एसी लगा लेते हैं, गीजर लगा लेते हैं, अलग अलग तरह के जो अप्लायंसेस होते हैं उसको हम लोग लगा लेते हैं। मेरे मित्र, ये जो एसी है या फिर जो गीजर है या फिर जो हीटर है, ये सभी क्या करते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी का खपत करते हैं। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी के बनने में आपका पेट्रोलियम सब्सटेंसेस कितना महत्वपूर्ण योगदान आपका प्ले करता है। आप कहोगे कैसे? तो आप कहेंगे सर जो हमारा पावर प्लांट होता है वहां पे कोल का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल, वहां पे बॉयलर में। किसके लिए सर? तो सर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, जो हमारा पावर प्लांट है वो तो सर जरूरी नहीं है कि खदान के बगले में है, वो तो दूर दूर है सर। उसको पहुंचाने के लिए हमको क्या करना होगा? तो सर फिर ट्रांसपोर्ट से उसको एक जगह से दूसरे जगह या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हमको कोल पहुंचाना होगा। एक तो कोल को पहुंचाने में जो पेट्रोल लग रहा है सर, वो पेट्रोल और डीजल जो लग रहा है वो आपका एक अलग एक्सपेंसेस है। और दूसरा, आप अपने आराम के चक्कर में क्या कर रहे हो? तो सर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका आप खपत बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा खपत होगी तो सर हमें बनाना भी उसी हिसाब से पड़ेगा। और सर उस हिसाब से बनाएंगे तो हमारा क्या होगा? कोल और पेट्रोलियम दोनों का सर यहाँ पे संरक्षण नहीं हो पाएगा, यानी कि इसको हम बचा नहीं पाएंगे। जिस तरह से हम अभी यूज कर रहे हैं, अगर इसी तरह से चलता रहे तो सर एक समय आएगा कि कोल और पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या हो जाएंगे सर? खत्म हो जाएंगे।
तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए, तो आप सभी यहाँ पे कहते कि गुरुजी यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है इसमें कहा रहा है कि सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो हम सभी कहेंगे कि सर सौर कुकर तो सोलर एनर्जी से चलती है, तो इसमें कोयला और पेट्रोलियम का तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन तो कुछ यहाँ पे खास प्रभाव नहीं डाल रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि मानक तापदीप्त बल्बों के स्थान पर सीएफएल बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा कोल और पेट्रोलियम को, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि चौथा आपका ऑप्शन है कि सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे कोल पेट्रोलियम का क्या प्रभाव पड़ेगा। सर जहां पे मास लेवल पर यूज हो रहा है, जहां पे मास लेवल पर कंजप्शन है, उसको कम करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। जबकि यहाँ पे आपके पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे सर ये जो है एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग जो है वो क्या कर रही है, तो सर कोयल संरक्षण के लिए या फिर हम कह सकते हैं पेट्रोलियम संरक्षण के लिए क्या हो रही है सर, तो सर इसका यूज कम होना सर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर ज्यादा करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के चक्कर में सर कोल और पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का क्या होगा सर, दोहन होगा। जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोल और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, तभी कोल और पेट्रोलियम क्या हो सकता है, तो सर संरक्षित रह सकता है, बचा हुआ रह सकता है। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका कथन 1 है कि डॉबरेनर ने त्रिक का नियम दिया, बिल्कुल सही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे। त्रिक का नियम हम लोग इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राइड रूल कहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि डॉबरेनर जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या दिया था, तो सर तत्वों के गुणों को समझने के लिए अपना त्रियक नियम दिया था, जिसको हम लोग ट्राइड रूल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला कथन तो आपका सही है सर, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि डॉबरेनर में विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, सर ये बात गलत है, स्टेटमेंट 2 जो है वो सही नहीं। क्योंकि जब हम लोग डॉबरेनर के ट्राइड रूल की बात करते हैं, डॉबरेनर के तिर्यक नियम की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि डॉबरेनर ने बताया कि अगर 3-3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तो जो बीच वाला तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। जबकि यहां पे कहा जा रहा है कि डॉबरेनर ने विभिन्न गुण वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। डॉबरेनर ने कभी भी विभिन्न गुण वाले तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास ही नहीं करा। इन्होंने तत्वों के गुणधर्म को, तत्वों के प्रॉपर्टीज को तत्व के मास से जोड़ करके देखने का प्रयास करा था। सर ये चीज आप सभी ध्यान में रखें। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं डॉबरेनर ट्राइड की, तो आप सभी याद रखेंगे कि डॉबरेनर के ट्राइड जो हैं सर वो कितने हैं, तो सर 3 हैं। और डॉबरेनर ने अपने ट्राइड रूल में क्या बताया था, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि डॉबरेनर ने अपने ट्राइड रूल में बताया था कि अगर तत्वों का 3-3 करके समूह बनाया जाए और तीनों तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखा जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है वो किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। मतलब ये हुआ कि चला जी मान लीजिए कि आपका ए कोई एलिमेंट है, बी कोई एलिमेंट है और सी कोई एलिमेंट है, तो डॉबरेनर के अनुसार ये तीनों अगर बढ़ते क्रम में सजे हुए हैं, तो जो बी है उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, A+C/2 होगा। और इस तरह से उन्होंने उस समय तक लगभग 3 तिर्यक की खोज की थी, 1, 2 और 3। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पहला लिथियम था, दूसरा सोडियम और तीसरा पोटेशियम। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 और 7 46/2 करेंगे 23। किसका है सर, सोडियम का। तो सोडियम आपका क्या है सर, बीच में। सोडियम आपका क्या है, बीच में। दूसरे ट्राइड की बात करेंगे तो दूसरा में कैल्शियम एटॉमिक नंबर 40, एस्ट्रोनिटम एटॉमिक नंबर 88, बेरियम एटॉमिक नंबर 137। यहां पे भी डॉबरेनर ने क्या बताया कि ये जो बीच वाला तत्व है इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो किनारे के दोनों परमाणु द्रव्यमान का औसत है, यानी कि 40 + 137/2 ये कितना आ जाता, 88.5। इसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, आयोडीन का 127। दोनों का आप अगर एवरेज निकालेंगे तो 80 आएगा, जो कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है
और ये क्या था, डॉबरिनर का सर तीसरा टाइड था। यानी कि ये तीनों जो हैं वो डॉबरिनर के क्या कहलाते हैं सर, तिर्यक कहलाते हैं। अब बहुत सारे मित्रों के मन में आएगा कि गुरुजी ये याद कैसे होगा। मेरे मित्र बिल्कुल ही आसानी से याद हो जाएगा। इस टेबल को अगर आपके माइंड में सेट नहीं हो रहा है, ये टेबल आपके माइंड में सेट, तो बस एक चीज याद रखिएगा, मैंने कई बार बताया है, मैंने बताया आपको, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, लीना के। मेरे मित्र इसको हम ली पढ़ सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, ना पढ़ सकते हैं बिल्कुल, तो लीना के, लीना के हो गया, बात खत्म सर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि लीना के, ली का मतलब क्या हो गया, आप कहेंगे लिथियम ना, Na सोडियम, और के सर आप कहेंगे पोटेशियम, तो लीना के। अब दूसरा ट्राइड कैसे याद रखेंगे, कैसरबा, Ca, कई इसको कह सकते हैं, SR से सर आप लोग समझ जाइएगा। अब Ba, तो लीना के कैसरबा, तो सर कैल्शियम, एस्ट्रोनिटम, बेरियम, देख लीजिए, कैल्शियम, एस्ट्रोनिटम, बेरियम, ठीक है। लीना के कैसरबा, चल ब्रो आयोडीन लाने, चल तो यहाँ पे Cl लिख दीजिए, ब्रो तो आप यहाँ पे Br लिख दीजिए, आई तो सर चल ब्रो आयोडीन लाने, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है सर, डॉबरिनर के तीनों ट्राइड हैं। ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, लीना के कैसरबा, चल ब्रो आयोडीन लाने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनिटम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आइए सर ऑप्शन, आपका एक ही स्टेटमेंट सही है, आपका पहला ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं, कथन एक कथन दो की सही व्याख्या है, गलत है। आपका दूसरा ऑप्शन है केवल कथन एक सही है, तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। मेरे मित्र अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं। ऑप्शन है मेढक, मृदा, पुष्प, कीट। क्या होगा इसका आंसर, आपको बताना है। इन चारों में से जो आपका इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें से कौन सा जैविक घटक नहीं। आप कहेंगे सर पहले ये बताओ ये पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और आप सभी को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा चेला जी कि अगर हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की, अगर हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की, तो आप सभी ध्यान में रखना कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। पहला होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, जैविक घटक बोला जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, जैविक घटक बोला जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसे सभी कंपोनेंट जो सर जीवित हैं वे सब के सब क्या कहलाएंगे सर, बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे। आप कहेंगे जीवित में तो सर प्लांट और एनिमल है, बिल्कुल सर, प्लांट हो, एनिमल हो, किसी भी प्रकार का इंसेक्ट हो, किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो जिंदा है, उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट के रूप में रखेंगे, या हम अपने पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के रूप में देखेंगे। और नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा अजैविक मतलब क्या, कि जिसमें जान नहीं हो, जैविक मतलब जिसमें जान हो, अजैविक मतलब जिसमें जान नहीं हो। मेरे मित्र आपके इन्वायरमेंट में तो एयर भी है, मिट्टी भी है, सूर्य प्रकाश भी है, वाटर भी है, तो क्या इन सभी में जान है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे, अबायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे, अजैविक घटक कहलाएंगे। आपका ऑप्शन मेढक दिया हुआ है, आप कहेंगे सर जीवित है, जैविक घटक कहलाएगा। जबकि दूसरा ऑप्शन मृदा दिया हुआ है, ये जीवित नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा सर, तो जैविक घटक नहीं का उदाहरण यानी कि अजैविक घटक का उदाहरण हो जाएगा। और पुष्प और कीट आप कहेंगे सर जैविक घटक में आएंगे। मेरे मित्र एक खास बात आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं सर, बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, तो जो हमारे इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इसमें आपका प्रोड्यूसर भी होता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उत्पादक। प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं, उत्पादक। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है सर, प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि हमारे बायोटिक कंपोनेंट के रूप में ही एक और होते हैं जिसको क्या बोला जाता है सर, कंज्यूमर बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं। मतलब क्या कि प्रोड्यूसर किसी भी चीज को प्रोड्यूस करेगा और जो कंज्यूमर होगा वो उस चीज का उपभोग करेगा,
और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में रखते हैं। इसको हम लोग कितने कैटेगरी में रखते हैं? 3 कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन सा सर? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, वो 3 कैटेगरी है हमारा शाकाहारी, शाकाहारी मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी। समझ गए होंगे आप सभी कि सर जो शाक सब्जी खाता है सर उसको शाकाहारी की कैटेगरी में रखेंगे, जो मांस खाता है सर मांसाहारी की कैटेगरी में, और जो शाक और मांस दोनों खाता है जैसे कि हम और आप कहेंगे सर इसको ओमनीवोरस के कैटेगरी में रखेंगे। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि इसी बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा जो है वो डिकम्पोजर भी होता है सर, डिकम्पोजर भी होता है सर। आप कहेंगे सर डिकम्पोजर कौन होता है? तो मेरे मित्र आप सभी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं वो पृथ्वी पे या हमारे इस ब्रह्मांड में या हमारे पर्यावरण में बैक्टीरिया के एक्शन के चलते विघटित होकर के क्या होते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होते हैं सर वो बैक्टीरिया के ऑटोमेटिक एक्शन से डिकम्पोज नहीं होते। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो डिकम्पोजर बोला जा रहा है इसको हम लोग विघटनकर्ता कहते हैं। और ये कौन होते हैं सर? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप सबों ने देखा होगा कि अगर किसी मरे हुए जानवर को बाहर फेंक दिया जाता है तो सर वो मरे हुए जानवर का जो बॉडी है वो 15 दिन, आप कह सकते हो महीना 1.5 महीना के अंदर पूरा मिट्टी में मिल जाता है। कैसे? उसको तो सर कोई छूने भी नहीं जाता है सर। उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसके बॉडी पे अपना एक्शन करते हैं, क्योंकि उस बैक्टीरिया का भोजन ही मृत जीव होते हैं जिसको मृतोपजीवी बोला जाता है, और उससे वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिस वजह से उसके पूरे बॉडी को वो क्या करते सर? विघटित कर देते। मतलब ये हुआ कि अगर हम अबायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो एयर आएगा, सॉइल आएगा, सनलाइट आएगा, वाटर आएगा। बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो कहेंगे सर बायोटिक कंपोनेंट्स में जो प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, डिकम्पोजर हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं सर? बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा कि इन आवर इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप। फर्स्ट इज नोन एज प्रोड्यूसर, सेकंड इज नोन एज कंज्यूमर, थर्ड इज नोन एज डिकम्पोजर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 4। मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव है। तो ऐसे क्वेश्चन सर बगैर आपको सक्रियता श्रेणी याद रखे नहीं सॉल्व हो सकता है। आप अगर इसको थोड़ा सा प्रयास करेंगे चेला जी तो ये याद हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं। ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं चेला, रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जब तत्वों को उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर, जब तत्वों को उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में ऊपर से लेकर के नीचे लिखा जाता है, या घटते क्रम में ऊपर से लेकर के नीचे तक एक कॉलम बनाया जाता है, तो उसको हम लोग अभिक्रियाशील श्रेणी कहते हैं, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट सबसे टॉप पे होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और जो सर नीचे होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी सर? रिएक्टिविटी सीरीज की, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो टॉप के एलिमेंट होंगे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो टॉप पे आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरस है, टीन है, लेड है सर, कॉपर है, और कॉपर के बाद कहेंगे सर हाइड्रोजन आएगा, और मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये सब नीचे आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इन सभी में से कौन सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो आप कहेंगे सर पीबी यहाँ पे है, और एल्युमिनियम की बात की जाएगी तो आप कहेंगे सर एल्युमिनियम यहाँ पे है, मैग्नीशियम की बात की जाएगी तो आप कहिएगा सर मैग्नीशियम यहाँ पे है, जबकि कैल्शियम सर लेड, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से ऊपर है। कैल्शियम क्या है सर? लेड, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से ऊपर है। और आपने अभी जस्ट बताया है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो तत्व सबसे ज्यादा ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो सही आंसर चेला जी क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट किसे बोला जाएगा, तो आप ऊपर से 4-5 का नाम जरूर याद रखिएगा। पहला आपका पोटेशियम, दूसरा आपका सोडियम,
तीसरा आपका कैल्शियम और चौथा आपका मैग्नीशियम, पांचवा एल्यूमिनियम। कम से कम एल्यूमिनियम तक जरूर याद रखिए। पहला क्या याद रखेंगे? पोटेशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम, पांचवा आपका एल्यूमिनियम। बाकी हाइड्रोजन से नीचे सर एजी एयू है, ये क्या है सर? लेस रिएक्ट। आइए सर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? 746 वाट के बराबर होगा। मनुष्यों की शक्ति अगर अश्व शक्ति में हॉर्स पावर में बताना हो तो 0.5। अगर आप मेन पावर को यानी कि आदमियों के शक्ति को एचपी में व्यक्त करेंगे तो कितना लिखेंगे? चलिए जी याद रखिएगा 0.5 एचपी टू 1 एचपी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। मशीनों की शक्ति किस में मापी जाती है? सर इसी अश्व शक्ति में मापी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न चित्र में से कौन सी मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है? यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है और 1, 2, 3 और 4 इस तरह से पॉइंट नोट है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्थिति जो है वो मेरुरज्जु को बताता है यानी कि स्पाइनल कोड को बताता है। आप कहेंगे गुरुजी ये यहाँ पे जो मस्तिष्क की बात की जा रही है, पहले तो ये बताओ कि ये होता क्या है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है आपके बॉडी का, और अगर ब्रेन गड़बड़ा गया तो समझो सब चीज गड़बड़ा गई। आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, चिला हमारे बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये एक्चुअली में किससे बना होता है? तो सर ब्रेन यानी कि मस्तिष्क प्लस स्पाइनल कोड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं, और साथ ही साथ नर्व सेल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो सर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व सेल इस तीनों से मिलकर बना होता है। और मेरे मित्र आप सभी को मालूम होगा कि ब्रेन का सर अपना कुछ क्या होता है? भाग भी होता है, यानी कि इसके अलग अलग कुछ पार्ट भी होते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे सर ब्रेन के स्ट्रक्चर की, ब्रेन के संरचना की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो आप फिगर दिखा रहे हैं यही हमारा क्या है? सर ब्रेन है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ब्रेन का ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? फोर ब्रेन, जिसको क्या कहा जाता है सर? तो सर हम लोग इसको अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क बोला जाता है। सर ये वाला जो आप देख रहे हैं संरचना, जो आपको गैप नजर आ रही है सर इस तरह की, इसको क्रेनियम बोला जाता है। और मेरे मित्र ये वाली जो संरचना आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मिड ब्रेन कहलाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप संरचना देख रहे हैं सर इसको क्या बोला जाता है? स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु। और मेरे मित्र ये आपका जो ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, ये वाली संरचना पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और जो आपका पश्च ब्रेन होता है वो कहाँ पे होता है? तो सर इस वाले पोर्शन को पश्च ब्रेन बोला जाता है जहाँ पे पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम होता है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर पहले पार्ट को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कहेंगे कि सर पहला वाला पार्ट हमारा फोर ब्रेन हो जाएगा, और ये जो हमारा नंबर 2 पे बात किया जा रहा है सर अगर इस डायग्राम के हिसाब से चलेंगे तो ये हमारा प्रमस्तिष्क होगा यानी कि सेरिब्रम होगा। और ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ पे क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर मध्य मस्तिष्क, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर ये वाली जो संरचना दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु। तो सर सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर संख्या 4 मेरुरज्जु को बता रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें चला थोड़ा सा सुधार कर लेना, टाइपिस्ट से गलती हो गया है। ये जो 1 ओम और 1 ओम इधर दिया गया है ना, ये गलत है। 1 ओम के जगह यहाँ पे 3 ओम होगा और यहाँ पे 3 ओम होगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के बीच मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपका ए बिंदु है और जो बी बिंदु है इस दोनों के बीच में आपको टोटल प्रतिरोध निकालना है। क्या कहोगे कि सर ये 3 ओम का प्रतिरोध और ये 3 ओम का प्रतिरोध, अगर हम इसके संरचना को देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का है, ये कुछ इस तरीके का है। मतलब साफ है कि ये दोनों प्रतिरोध सीरीज में जुटा हुआ है। तो ऊपर वाला जो चेला दोनों प्रतिरोध है उस सीरीज में जुटा हुआ है, तो आप आर एस इक्वल टू क्या कहोगे? आप कहोगे सर R1 प्लस R2। 3 प्लस 3 कितना होगा चेला? आप कहोगे 6।
और मेरे मित्र ये जो 6 ओम है प्रतिरोध आपका टोटल, ये इस 3 ओम के साथ क्या है सर, पैरेलल में जुटा हुआ है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो हमारा 6 ओम का प्रतिरोध है और जो 3 ओम का प्रतिरोध है, इसका हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना होगा। कैसे, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्या कहोगे चला कि सर ये 1/Rp इक्वल टू हो जाएगा R1 हमारा, तो सर ये वाला प्रतिरोध हमारा टोटल 6 ओम निकल रहा है, 1/6 प्लस R2 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला 1/3। 6 और 3 का एलसीएम लो चला, आप कहोगे 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 6 ही होगा सर। तो सर 1 हो जाएगा और यहाँ पे आप कहेंगे 3/6, ये हो जाएगा 1/2। मेरे मित्र 1/Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 और Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 2 ओम। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि A और B के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आप कहेंगे रात के समय कौन प्रकाश संश्लेषण होगा गुरुजी, प्रकाश संश्लेषण के लिए तो सनलाइट चाहिए। पहला ऑप्शन ऐसे ही घोलट गया चला। दूसरा ऑप्शन है कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, रात के समय में श्वसन के द्वारा। रात के समय में तो सर प्लांट जो है रिस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए सर ऑक्सीजन का यूज करता है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ना बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको ऑक्सीजन मिलता है। दिन के समय श्वसन के द्वारा सर, दिन के समय में श्वसन प्लांट में नहीं होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्लांट के अगर हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात करेंगे तो 6CO2 प्लस 6H2O सर जुड़ करके क्या बना लेता है, ध्यान में रखेंगे 6H12O6 प्लस 6O2 बना लेता है। तो सर ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, बाय प्रोडक्ट, उप उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कि एक ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से शहर P से शहर Q तक की यात्रा करता है और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर आवर की चाल से शहर P तक वापस लौटता है। दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल कितनी। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे भग चकाने लगेंगे, जबकि इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कई बार आप लोगों के साथ साझा किया है। मेरे मित्र क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये आपका ट्रक एक पॉइंट P है और ये दूसरा आपका पॉइंट Q है, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शहर P से Q तक की यात्रा करता है, P शहर और Q शहर। अब ये जब P से Q तक जा रहा है तब इसकी स्पीड कितनी है सर, 60 किलोमीटर। तो मेरे मित्र इस समय इसकी स्पीड को हम V1 मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से शहर P तक वापस लौटता है। मेरे मित्र अब Q से जो P तक ये आ रहा है तो इसका जो चाल है वो 100 किलोमीटर आवर हो गया है। कितना हो गया है सर, 100 किलोमीटर पर आवर हो गया है। मेरे मित्र इस चाल को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, V2 मान लेते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ट्रक की औसत चाल कितनी होगी। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि जब अलग अलग चाल से समान दूरी तय की जाए, जब अलग अलग चाल से समान दूरी तय की जाए तो जो औसत चाल होता है वो 2v1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2 के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि जब किसी भी यात्रा में समान दूरी को अलग अलग चाल से कवर किया जाए, वहां पे जो उसका औसत चाल होगा उसके हरात्मक माध्य के बराबर होता है, हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। कैसे, तो मेरे मित्र आप देख रहे हैं कि P से Q तक की डिस्टेंस तो सेम ही होगी। अभी जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, आ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से क्या कर रहा है सर, कवर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो औसत चाल होगी, इसकी जो औसत चाल होगी चेला जी, इसकी जो एवरेज स्पीड होगी चेला जी, वो क्या होगा, आप कहेंगे 2v1 इंटू V2 बटा V1 प्लस 2v1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2। मेरे मित्र 2 इंटू V1 कितना है 60, V2 कितना है सर जी 100, और आपका V1 प्लस V2 मतलब क्या हुआ 60 प्लस 100। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब इसको सॉल्व किया जाएगा, कहां करें चला एक मिटा दें, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी दो गो चाल है, एक V1 मान लो और एक V2 मान लो, सॉल्व कर देना एकदम गनगना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 60 गुना 100 लिखेंगे। अब बटा क्या होगा चला सर 160 हो जाएगा।
160, ये एक साथ कैंसिल हो गया चला, 2 5 10, 2 8 16, और कटेगा क्या, 2 चौका 8, अब ये 60 कटेगा क्या सर, 15 चौका 60, 15 पचे 75, मतलब औसत चाल कितना आ गया चला, 75 किलोमीटर पर आवर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कहा जा रहा है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, बात किसकी की जा रही है, तो सर जी बात जो है वो अवतल लेंस की बात किसकी की जा रही है, अवतल लेंस की जा रही है। वस्तु को इसमें कहां पे रखा जा रहा है, मुख्य फोकस पे रखा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये हमारा अवतल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, आप कहेंगे कि सर अगर हम वस्तु को अवतल लेंस में फोकस पे रखेंगे, जाहिर सी बात है कि ये फोकस हमारा होगा, और मान लीजिए कि यहाँ पे हम वस्तु को रख दे रहे हैं, तो एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, आप कहेंगे सर ये अपवर्तित होकर इधर चला जाएगा। एक प्रकाश की किरण सर ऐसी भी तो होगी जो इस ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश जा रही होगी, आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र अब अगर आप इसको मिलाएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो फोकस से आता हुआ प्रतीत पड़ेगा हमको। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, सर ये इंटरसेक्ट किसको बता रहा है, आप सभी याद रखना कि सर जो ऊपर में इंटरसेक्ट है यही इमेज को बता रहा है, मतलब क्या कि प्रतिबिंब को बता रहा है। किसको बता रहा है, प्रतिबिंब को बता रहा है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो उसके फोकस दूरी के आधी दूरी पे बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब का पोजीशन होगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब का पोजीशन होगा वो क्या होगा, तो चला आप सभी याद रखना कि f/2 होगा। क्या होगा सर, f/2 होगा। क्या, इमेज का पोजीशन हम भी लिख रहे हैं, इमेज का पोजीशन क्या होगा, -f/2, यानी कि फोकस दूरी के आधी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा जब अवतल लेंस के मुख्य फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। मेरे मित्र प्रतिबिंब कैसा है, आप कहोगे सर सीधा मतलब काल्पनिक, ऐसे भी अवतल लेंस की बात की जा रही है, तो सर यहाँ पे वास्तविकता का तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। आप कहेंगे सर ये हर एक केस में क्या बनाएगा, आप कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। और साथ ही मेरे मित्र ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर अवतल लेंस में अगर वस्तु को फोकस पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, सॉरी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आप कहिएगा सर आभासी बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और अत्यधिक छोटा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी आपने ये कैसे बता दिया कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पे अगर वस्तु को रखा जाएगा तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसका पोजीशन फोकस दूरी का आधा दूरी होगा। मेरे मित्र आप भी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वस्तु यहां पे रख रहे हैं चेला, तो वस्तु दूरी क्या होगा, आप कहेंगे सर ये ऑप्टिकल सेंटर से आप वस्तु दूरी नापेंगे, तो वस्तु दूरी तो सर फोकस दूरी होगा ना, जबकि आपतित प्रकाश की दिशा क्या है सर ये, तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में आपका क्या है सर, फोकस है। मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे u जो है वो हमारा क्या है सर, फोकस पे रखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि u जो है वो हमारा -f है। u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं चला, आप कहेंगे सर -f लिख सकते, क्यों, क्योंकि फोकस दूरी पे ही ना वस्तु रखा हुआ है, फोकस पॉइंट पे कहा जा रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं सर, फोकस दूरी, u इक्वल टू -f। चला जी आपको क्या निकालना है, भी निकालना है, लेकिन ये बताओ हमको कि f इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर जो फोकस दूरी है वो यहाँ पे हमारा ऋणात्मक हो जाएगा ना, -f हो जाएगा ना, हमारा u इक्वल टू भी -f होगा और f इक्वल टू भी क्या होगा, आप कहेंगे सर -f। मेरे मित्र आपको प्रतिबिंब स्थिति निकालना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, लेंस सूत्र आपको मालूम है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। क्या कहोगे कि सर यहाँ पे हम 1/-f लिखेंगे इक्वल टू 1/v माइनस यहाँ पे हमारा क्या है u जो है सर वो -f के बराबर है, तो सर यहाँ पे जो हमारा -f है और यहाँ माइनस है, तो अगर हम लाएंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो सर 1/f हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि 1/-f, आइए f को इधर ले आते हैं तो आप कहेंगे सर ये 1/ हो जाएगा और मेरे मित्र ये 1/v हो जाएगा। आप कहेंगे सर f का एलसीएम तो f ही होगा, f का एलसीएम f ही होगा, साथ ही ये क्या हो जाएगा -1 और -1, ठीक है, इक्वल टू 1/v। चला ध्यान देना
कि यहाँ पे हम कहेंगे कि सर -2/f इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 1/v, -2v इक्वल टू एफ, और सर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे सर -f/2 हो जाएगा। तो यही चीज हमने आपको यहाँ पे बताया कि अवतल लेंस में जब वस्तु फोकस बिंदु पे हो तो प्रतिबिंब फोकस दूरी के आधी दूरी पर क्या होगा बनेगा, और कैसा होगा सर, आभासी अत्यधिक छोटा होगा, यानी कि काल्पनिक होगा और बहुत ही छोटा होगा। आइए सर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कि अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना। तीसरा ऑप्शन है यौवनारंभ के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में ज्ञान किशोरों किशोरियों को यौन शोषण से बचाने में सहायक। मेरे मित्र, आप सभी से क्वेश्चन करा जा रहा है कि विद्यालय में जो यौन शिक्षा दिया जाता है तो यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारण दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत विकल्प है। आप क्या कहेंगे कि सर अगर मतलब जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूल लेवल पे दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये आगे उसके भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कैसे? तो सर पहला चीज तो उनके मन में जो अलग अलग तरह के मिथक होती हैं, भ्रांतियां होती है, वो दूर होगी। जैसे अभी भी कुछ समाज में सर ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि जिस किसी भी गर्ल्स को सर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको घर से बाहर रखा जाता है। ये क्या है? एक मिथक है, जबकि वो क्या है सर? तो सर एक सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारे बॉडी का, जो कि हर फीमेल इस चीज को क्या करती है सर, तो सर महसूस करती है, या कह सकते सर उससे हर फीमेल जूझती है। तो इसके बारे में मिथक बनाना कि खाना नहीं बना सकते हैं, वहां नहीं जा सकते, यहां नहीं जा सकते हैं, ये सर एक मिथक है जिसको अगर जिसके पास भी सेक्स एजुकेशन होगा वो इस पर्चा में नहीं पड़ता है। लेकिन अभी तो सर अलग अलग तरह के बाबा बैठे हुए हैं, वो अलग अलग तरह का अपना कानून करते हैं, और सर मोबाइल हो गया है, यूट्यूब का जमाना है, सब लोग पागल हो है। लेकिन जो सेक्स एजुकेशन है वो क्या करेगा, तो सर अलग अलग तरह के मन में जो मिथक हैं या फिर भ्रांतियां हैं उसको दूर करेगा। और तीसरा, यौवनारंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में ज्ञान होगा। मेरे मित्र, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब हम लोग प्यूबर्टी के एज में आते हैं तो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं। अब वो वैसे चेंजेस होते हैं जिसको आप किसी से अनायास नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन उस चेंजेस के बारे में जानने की इच्छा सभी को होती है। तो सर ये इच्छा कैसे पूर्ण होगी? आप कहेंगे सेक्स एजुकेशन से। तो कहीं ना कहीं अगर स्कूल लेवल पे सेक्स एजुकेशन मिलती है तो यौवनारंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में जो किशोर और किशोरियां हैं वो खुद महसूस कर सकते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, किशोर किशोरियों को यौन शोषण से बचाने में भी सहायक होता है। मेरे मित्र, आप सभी अलग अलग तरह के न्यूज सुनते भी होंगे कि अभी भी जहां पे भी सर पूरे देहात है, शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है, वहां पे इस तरह की भ्रांतियां अभी भी है सर मौजूद। तो कहीं ना कहीं विद्यालय लेवल पे यौन शिक्षा का जो महत्व है सर वो ये 3 पॉइंट पूरी तरह से क्लियर कर रहा है। जबकि आपका जो पहला ऑप्शन है इसमें कहा जा रहा है कि अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो मेरे मित्र, ये जिंदगी भर मजाक उड़ाते रहते हैं, इसके बाद इससे कुछ और होता ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि सर गलत विकल्प तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी आकृति में फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण है। मेरे मित्र, चूंकि मैंने जो टाइपिस्ट को दिया था वहां पे ये पूरा डायग्राम दिया था, ये डायग्राम सही से उन्होंने नहीं बनाया। आपका जो क्वेश्चन का डायग्राम है जो रेलवे ने दिया था सर, वो आपका डायग्राम ये है, ठीक है। और ये वाला आपका ए पॉइंट है, यानी कि ऑप्शन ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है आपका डी है। क्या कहा जा रहा है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि पौधे में भोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सर फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरे मित्र, आपसे यह कहा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से जो फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है अलग अलग भाग में, उसके लिए जो यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये चीज आपको बताना है। क्या कहेंगे कि सर हम सबों को मालूम है कि कोई भी प्लांट हो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होनी है? सर पत्ती में होनी है, भोजन भी वहीं पे मिलेगा। तो सर अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा भोजन होगा सर वो यहाँ भी आएगा।
और सर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस पत्ती में हो रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि भोजन सिर्फ नीचे ही आएगा। सर भोजन ऊपर भी तो जाएगा, इधर भी तो जाएगा, इधर भी तो जाएगा, सर इधर भी तो जाएगा। लेकिन आप पहले ऑप्शन को देखेंगे तो सर इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है कि सर ये सिर्फ और सिर्फ भोजन को लेकर के नीचे आएगा। आप कहेंगे गलत है, क्यों? क्योंकि भोजन की जरूरत प्लांट को हर एक भाग में होती है, सिर्फ एक भाग में नहीं होती। अब मेरे मित्र यहाँ पे बी में देखेंगे तो सर रूट में यहाँ पे फ्लोएम में भोजन की गति को बताया जा रहा है, जबकि क्या है सर, पूरी तरह से गलत है। खाना बनता है सर पत्ती में, दिखाया जा रहा है रूट में। मेरे मित्र यहाँ पे आप देखेंगे गौर से, तो आप सभी क्या देखेंगे, आप सभी देखेंगे कि सर यहाँ पे ये डायरेक्शन दिया गया है, साथ में ये डायरेक्शन दिया गया है, ये डायरेक्शन दिया गया है, इधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है, इधर है, इधर है, इधर है। मेरे मित्र आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि सर इसमें भोजन की गति को जो है सर वो हर एक डायरेक्शन में बताया गया है, यानी कि भोजन की जरूरत पौधे के हर एक भाग को होती है। और ध्यान में रखेंगे कि फ्लोएम में जो भोजन का मूवमेंट होता है वो दोनों दिशा में होता है, ऊपर की ओर भी होता है, नीचे की ओर भी होता है। जबकि जाइलम में जल का जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ रूट से लेकर के कहां तक होता है सर, लीफ तक होता है, या जहां तक जाना होता है। तो जाइलम में वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिंगल डायरेक्शन में होता है, जबकि प्लांट के फ्लोएम के द्वारा जो फूड का सर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डबल डायरेक्शन में होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे सर ऊपर भी बताया जा रहा है, इधर भी बताया जा रहा है, फिर ऊपर भी बताया जा रहा है, नीचे भी बताया जा रहा है, मतलब कुल मिला के जो हमारा ऑप्शन सी है, कुल मिला के जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या है सर, बिल्कुल ही सही है। जबकि डी में आप देखेंगे तो सीधे पत्ती से बाहर निकाला जा रहा है सर। प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बनेगा, वो प्लांट यूज करेगा कि बाहर वाला इस्तेमाल करेगा उसका? तो आप कहेंगे सर ये भी तो गलत है। मेरे मित्र सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हालांकि क्वेश्चन जो आपको मिला है उसमें आपका सारी चीजें सही है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत था। ये मैंने डायग्राम बता दिया है, यही आपका सेम डायग्राम था, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम दोनों को क्या बोला जाता है सर, संवहन उत्तक बोला जाता है। किसका? प्लांट का। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम समावयवता की बात करेंगे या समावयव की बात करेंगे तो समावयव को हम लोग इंग्लिश में आइसोमर कहते हैं, और समावयवता की घटना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या होता है चला ये, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ कंपाउंड आपको ऐसे मिलते हैं जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, यानी कि वैसे यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं सर, समावयव कहलाते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि हेक्सेन के इन चारों ऑप्शन में से कितने संभव समावयव है, सॉरी क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग चला जी हेक्सेन के समावयवी की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हेक्सेन के साथ टोटल 5 समावयवी होते हैं। पहला होता है नॉर्मल हेक्सेन, दूसरा होता है सर मिथाइल पेंटेन आइसोहेक्सेन, तीसरा होता है सर 3 मिथाइल पेंटेन, चौथा होता है आपका 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और पांचवा होता है आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देख लीजिए मेरे मित्र आपके ऑप्शन में से कौन सा नहीं दिया हुआ है। आप कहेंगे सर नॉर्मल हेक्सेन तो दिया नहीं है, पहला क्या दिया हुआ है 2 मेथिल पेंटेन, मेरे मित्र इसी को मिथाइल पेंटेन भी कहते हैं, तो सर ये तो हेक्सेन का संभावित समावयव है। दूसरा है सर 2 एथिल पेंटेन, मेरे मित्र आप यहां पे देख लो कहीं पे भी सर इथाइल पेंटेन की बात की जा रही है क्या? आप कहेंगे सर मिथाइल पेंटेन और डाई मिथाइल पेंटेन की बात तो की जा रही है लेकिन एथिल पेंटेन की बात नहीं की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि 3 मेथिल पेंटेन यहां पे है, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन सर यहां पे भी, सॉरी यहां पे आपका है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। तो मेरे मित्र आप क्या देख रहे हो कि सर ये वाला हेक्सेन के समावयव हैं, जबकि ये वाला क्या है सर, हेक्सेन के समावयव नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो सकता। आइए बात करते सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। कहा जा रहा है कि सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते। सहसंयोजी यौगिक की बात करेंगे चेला, आप कहेंगे सर कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। सहसंयोजी यौगिक के रूप में हम लोग लगभग
एग्जाम्पल लेते हैं तो इसी का लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं सर। H2O में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं कोवैलेंट बॉन्ड के साथ ही जुटा हुआ रहता है। अमोनिया में भी सर होता है। तो हम यहाँ पे इसीलिए आपको ये एग्जाम्पल दिए कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है सहसंयोजी बॉन्ड के रूप में बहुत ज्यादा पॉपुलर है सर। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही है। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, साझा तभी होगा सर। ये समानता आयन नहीं बनाते हैं, बिल्कुल नहीं बनाते। ये कार्बनिक विलय में विलय नहीं होते हैं। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सहसंयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। आप कहेंगे सर ये कार्बनिक विलय में विलय, कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर। क्वेश्चन करा जा रहा है कि डॉबरेनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास, बिल्कुल नहीं। तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, बिल्कुल सही है सर। अभी जस्ट हमने आपको बताया भी है कि डॉबरेनर ने जो ट्राइड रूल दिया था उसमें उन्होंने ये प्रयास करा था कि जो तत्वों का गुणधर्म है वो उसके परमाणु द्रव्यमान के बेस पे बताया जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चला, क्वेश्चन नंबर 16। कहा जा रहा है कि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुनी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। बहुत सारे मित्र यहाँ पे हदर गए होंगे कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, जबकि बहुत ही आसान सा सवाल है। चला मान लो कि ये तार है, तो आप कहोगे सर ये वाला अनुप्रस्थ काट एरिया हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L है, चला लंबाई L ले लो, और इसका प्रतिरोध क्या है, आप कहेंगे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है R। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर इस तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, चला जी ध्यान दीजिएगा, L डैश को क्या कर दिया जाए 3L, और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ध्यान में रखेंगे इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है इसको क्या किया जाए सर, तो 3 गुनी लंबाई और 2 गुना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कर दिया जाए। मेरे मित्र अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को A से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना है सर, तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2A। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे यहाँ पे हमारा प्रतिरोध क्या होगा, जब लंबाई L हो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो, तो आप कहेंगे सर ये होगा हमारा R इक्वल टू रो L बटा A। क्या होगा, R इक्वल टू रो L बटा A। मेरे मित्र यहाँ पे लंबाई 3 गुना और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे कि सर जो हमारा R डैश होगा उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, हमारा रो जो है वो तो लगेगा ही लगेगा। साथ में L के जगह हम क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 3L, A के जगह क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 2A। मेरे मित्र रो और इसको सॉरी इसको क्या हम 3/2 रो L बटा A लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। ये रो L बटा A क्या है, तो सर ये तब का प्रतिरोध है जब उसकी लंबाई L थी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A था, मतलब सर R डैश इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 रो L बटा A के जगह R लिख सकते हैं। तो देख लीजिए सर ये वाला विकल्प आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत इजी क्वेश्चन है चला, क्योंकि इसमें इतनी बातें थी कि मुझे पूरा पेज में लिखना पड़ा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। ये बात तो सर बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी लेंस में हम लोग कहते हैं कि सर कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सर उसके मुख्य फोकस पे बनेगा। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। आप कहेंगे सर सही है, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस पे बनता है, लेंस के फोकस पे बनता है। दूसरा में कहा जा रहा है कि किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की 2 गुनी पर बनती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही गलत बात है। तीसरा में कहा जा रहा है कि किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। आप कहेंगे सर दूसरा मुख्य फोकस कहा जाए या पहला मुख्य फोकस कहा जाए, अगर अनंत पे वस्तु है तो कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, सर फोकस पे ही बनेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा है कि किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर बनती है। बिल्कुल सर गलत है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सही में हमारा 1 है और 3 है, तो सर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता हर चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। मेरे मित्र आप कहेंगे बिल्कुल गलत बात है सर। अगर ये हमारा चुंबक है, अगर ये हमारा क्षर चुंबक है सर, और ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होगी वो क्या होगी सर? ध्रुवों पर ज्यादा होगी। ध्रुवों पर क्या होगी सर? ज्यादा होगी। जबकि अन्य जगह क्या होगी सर? कम होगी। यहां पे कहा जा रहा है केंद्र पे, जो कि क्या है? गलत है। दूसरा है कि कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। तीसरा है चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स निर्मित करती है। मेरे मित्र ये यहां से निकलेगी, यहां जाती है, फिर यहां निकलती है, ऐसे जाती है, ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है, ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है। ये क्या कर रहा है सर? एक क्लोज कंटिन्यूअस यानी कि बंद सतत वक्र का तो निर्माण कर ही रहा है। मतलब सही में 2 और 3 है, तो सर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे की बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगी। सर लेंस के फोकस दूरी के बराबर होगी। क्या है? तो सर दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है लड़का। अच्छा, कोई वस्तु दूर रखी हुई है तो आप उसको अनंत के केस में कहेंगे, और आप क्या कहेंगे कि सर उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनना चाहिए। अच्छा, फोकस पे वो तभी बनेगा सर, सॉरी, जब फोकस पे आपका बनेगा, लेकिन उसको पर्दा पे कब प्राप्त करेंगे? तो आप कहेंगे सर पर्दा पे तभी प्राप्त होगा जब वो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक हो। और हम सबों को मालूम है कि अगर यहां पे हम लेंस की बात करेंगे और वस्तु हमारा दूर होगा और उसका प्रतिबिंब अगर फोकस पे बन रहा है, तो सर वो क्या होगा? आप कहेंगे सर वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब ही क्या होते हैं सर? पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है। तो सर जहां पे पर्दा होगा वो एक्चुअली लेंस का फोकस दूरी होगा। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। जब प्रतिबिंब पर्दे पे फोकस हो रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब है कितना दूरी पे होगा सर? लेंस के फोकस दूरी पे होगा। आइए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दी गई तालिका पौधे और जंतु की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है? आपका पहला है कि पौधे अचल रहते हैं। आपका दूसरा है प्राणी भोजन साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं। सर सही है। अधिकांश उत्तक पौधे के मृत होते हैं, अधिकांश उत्तक पौधे के जीवित होते हैं, यह भी सही है। आपका तीसरा है कि कम ऊर्जा की आवश्यकता पौधों को होती है, जबकि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता किसकी होती है सर? जंतुओं को होती है। और चौथा है कि इनके केवल कुछ भाग बढ़ते हैं और इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर यह वाला गलत है। तो सही आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है सर, आप लोग भी इतना समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 21, मेरे मित्र मैंने आपको बताया है, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करें। आप कहेंगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगी तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O का निर्माण करेगा। पीछे के सेशन में ही आपने बताया है। तो चला जी सही आंसर क्या हो जाएगा? CaOH होल 2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप कहेंगे 22 कहां छोड़ दिए? तो 22 मैथ का क्वेश्चन आ गया था इसीलिए उसको हटा दिए है। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। लाल गोभी के पत्ते, आपका ऑप्शन है घ्राण सूचक, अम्ल क्षार सूचक, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक, मिथाइल ऑरेंज, प्याज, लौंग। क्या होगा आंसर? आपको बताना है। क्या कहेंगे? सब तो सर एसिड बेस इंडिकेटर है। लाल गोभी का पत्ता ये तो हमको प्रकृति में मिलेगा, तो हम कहेंगे सर ये जो है वो सी के साथ मिल जाएगा, एक सी के साथ। नेक्स्ट मेथिल ऑरेंज क्या होगा? तो आप सभी याद रखना सर, जो मेथिल ऑरेंज होगा इसको हम लोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में देखेंगे, और जो प्याज और लौंग है सर इसको हम लोग घ्राण सूचक के रूप में देखते हैं। तो जो आपका एक है उसके साथ कौन मिला है? सी, और 2 के साथ कौन मिला है चेला जी? बी, और 3 के साथ चेला जी कौन मिला है? तो सर ए मिला है। तो 1 सी 2 बी 3, 1 सी 2 बी और आपका 3 ए, ठीक है। एक आपका ए 2 बी 3 सी गलत है सर, एक ए 2 सी 3 बी ये भी गलत है, एक सी ये भी गलत है सर, ये एक सी 2 बी ठीक है, 3 का यहाँ पे सर बी लिख दिया गया है, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, 3 का आप ए लिखेंगे। और चला जी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है मेरे मित्र, इसी के साथ आपका ये पूरा जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो जाता है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा
कि अगर आप सभी आगामी एएलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, लाइफ साइंस सीबीटी 1 के लिए और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग सीबीटी 2 के लिए पूरे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे इस एएलपीएन टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। ध्यान में रखिएगा, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों करवाया जाएगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ होगा, पीवाईक्यू ई बुक होगा। मेरे मित्र इस कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही आप में से कई मित्रों का लगातार डिमांड था कि गुरुजी जो फिजिक्स स्पेशल बैच है वो आप अपना कब ला रहे हो, तो मेरे मित्र फिजिक्स स्पेशल बैच आपका फिजिक्स द गेम चेंजर के नाम से बहुत ही जल्द आप सबों के सामने होगा। और ध्यान में रखिएगा कि ये आपका कमिंग सून है, यानी कि बहुत ही जल्द आप सबों के बीच आ रहा है। इसका फी मैंने बहुत ही न्यूनतम रखा है सर, कितना, 149। याद रखिएगा इसमें सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और मेरे मित्र फिजिक्स का जो टोटल कंसेप्ट है वो आपको दिया जाएगा। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो फी है 149, ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद थोड़ा सा हो सकता है सर नॉमिनल फी हमें बढ़ाना पड़ जाए, क्योंकि पीडीएफ है, ई बुक है, सारी चीजें हैं, तो सर उतना में नहीं हो पाएगा। लेकिन बच्चे जो हैं वो लगातार कॉल करके पूछते रहते थे, इसलिए मैंने सोचा कि सर फर्स्ट 100 स्टूडेंट जो है सर वो आप इतना में पे कर सकते हैं, इस क्लास में आ सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये अभी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं है। आप चाहते हैं सर अगर इस कोर्स में इनरोल होना, तो चला जी आप सिंपल तरीके से रजिस्टर हो सकते हैं। कैसे? इसके लिए कोई पे करना है? बिल्कुल नहीं सर, 1 रुपया नहीं। बस आपको क्या करना है, तो सर 9065 970477 पे सर कॉल करके आप इस बैच के रिगार्डिंग जो है अपना नेम और मोबाइल नंबर लिखा देंगे, तो सर आपका 100 स्टूडेंट में क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही बैच लॉन्च होगी आपको मैसेज चला जाएगा, आप वहां से इस बैच को सर 149 में परचेज कर सकते। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो एप्लीकेशन पे आप जो गूगल प्ले स्टोर पे अपने एप्लीकेशन का आपको लोगो दिखाई पड़ेगा, वो आपका कुछ इस तरीके से, सर ये जो आप देख रहे हैं ये अपने एप्लीकेशन का ही लोगो है, ठीक है। और साथ ही मेरे मित्र जो आपकी कोर्स है इसको आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, logicalscience.classx.co.in पे। ध्यान में रखेंगे ये वैसे बच्चों के लिए होता है जो कहते हैं कि सर लैपटॉप में आपकी क्लास चलेगी या नहीं चलेगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी क्लासेस सर लैपटॉप पे चल सकती है। कैसे? तो सर वेब के सहारे, वेब यहां पे आपका दिया हुआ है। मेरे मित्र आपको किसी भी तरह की इस कोर्स से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हाँ उम्मीद ये भी है कि यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप बखूबी समझ पाए होंगे, और इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी बखूबी दे सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र अगर आप सबों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।